रायो एक आम लड़का था जो एक दिन ट्रक पुल से टकरा गया और एक नए जादू से भरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है। उसे वाटर मैजिक का ज्ञान मिलता है और उसका सिर्फ एक ही सपना होता है कि वो शांत और आराम से अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो धीरे धीरे दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बन जाएगा। 15 साल का रायो अचानक एक अजीब से सफेद जगह में आँख खोलता है। जब तक वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक लंबा सा सुनहरे बालों वाला आदमी उसके पास आता है और कहता है कि रायो अब मर चुका है। तब रायो को याद आता है कि उसका एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था और वो उस आदमी से पूछता है कि क्या वो भगवान है। वो आदमी कहता है कि वो भगवान नहीं बल्कि एक एंजल है जो उसे एक दूसरे दुनिया में भेजने आया है। रायो अपने इस नए मौके से काफी एक्साइटेड हो जाता है। एंजल उससे कहता है कि उसका अगला जन्म जादू से भरे दुनिया में होगा जहाँ लगभग 20% लोग जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजल बताता है कि रायो में वाटर मैजिक के लिए खास टैलेंट है। रायो एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए एंजल उसे एक जंगल के बीच एक सुरक्षित घर में भेजता है जहाँ उसके पास 2 महीने का खाना होगा और एक इनविजिबल बैरियर होगा जो मॉन्स्टर्स को उसके पास आने से रोकेगा। रायो जब आँख खोलता है तो वो खुद को उस घर में पाता है। वो तुरंत बाहर जाकर अपने जादू की ताकत को आजमाता है। फिर वो घर को एक्सप्लोर करता है। एक ठंडे रूम में कुछ खाना, एक खाली बाथरूम, एक चाकू और 2 बिगिनर्स लेवल की किताबें हैं जिनमें मॉन्स्टर्स और पौधों के बारे में लिखा गया है। इसके बाद वो फिर बाहर जाता है और मैजिक का एक्सपेरिमेंट करता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ सोचकर पानी बना सकता है बिना किसी मंत्र के। वो गर्म पानी से नहाना चाहता है लेकिन उससे सिर्फ नॉर्मल पानी ही बन रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि आग जलाएगा। वो एकदम जंगल वाले मोड में चला जाता है और लकड़ी घिसकर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें ना टैलेंट है और ना ही ताकत, तो वो हार मान लेता है। लेकिन तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके आग बनाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए वो बर्फ से एक लेंस बनाना चाहता है। वो ध्यान से सोचता है कि कैसे पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं जब उसे गर्मी छीन ली जाती है, और उस तरीके से वो पानी को फ्रीज करने में सफल होता है। फिर वो बर्फ को गोल घुमाकर एक स्फीयर बनाता है और उसका इस्तेमाल लेंस के रूप में करता है। उस लेंस से वो सूरज की रोशनी को एक जगह कंसंट्रेट करता है और आग जला देता है, और ऐसे ही रात में वो एक गर्म बाथ एंजॉय करता है। तब उसे समझ आता है कि अगर वो मॉडर्न साइंस के तरकीबों का यूज करे तो वो डायरेक्टली गर्म पानी भी मैजिक से बना सकता है। अगले दिन जब रायो नाश्ते में थोड़ा सूखा मांस खा रहा होता है तो वो सोचता है कि उसे अपनी अटैकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब उसका इस स्टोर रूम का खाना खत्म हो जाएगा उसे मॉन्स्टर्स का शिकार करना पड़ेगा। वो एक पेड़ पर वाटर बॉल शूट करने की प्रैक्टिस करता है। पहले कोशिश में ही उसका निशाना सही लगता है, लेकिन पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। रायो इस बात से हिम्मत नहीं छोड़ता और डिसाइड करता है कि वो एक हाई प्रेशर वाटर जेट चलाएगा क्योंकि उसमें ज्यादा पावर होगी। लेकिन वो पानी में इतनी फोर्स नहीं डाल पाता कि वो पेड़ तक पहुंच सके। देखने में ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ से हल्का पानी निकल रहा हो। रायो को लगता है कि ऐसे तो वो हार जाएगा। तभी उसे याद आता है कि एंजल ने कहा था कि मैजिक का असली सीक्रेट है इमेजिनेशन, और अगर वो रोज प्रैक्टिस करे तो वो बेहतर बन सकता है। इसीलिए रायो लगातार वाटर जेट छोड़ने की प्रैक्टिस करता है जब तक वो पेड़ को बार बार हिट करने नहीं लगता। रात में वो डायरेक्टली गर्म पानी बना लेता है। अगले दिन वो हवा में से बर्फ के क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका सपना रहा है कि वो कभी आइसिकल लेंस जादू का इस्तेमाल करे। लेकिन आइसिकल छोड़ना और भी मुश्किल होता है पानी से ज्यादा। फिर भी रायो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है पानी और बर्फ के अलग अलग मैजिक फॉर्म्स में। काफी दिन गुजर जाते हैं और रायो काफी स्किल्ड हो जाता है वाटर और आइस मैजिक में। एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब जंगल में जाकर खुद से शिकार करेगा। वो जंगल की खूबसूरती को एंजॉय करता है और कुछ हर्ब जमा करके सोचता है कि बस आज के लिए काफी है। लेकिन तभी उसकी नजर एक गुस्से से भरे जंगली सुअर पर पड़ती है जो उसे खू रहा होता है। रायो डर के मारे वही जम जाता है। सुअर उस पर हमला करता है और वह मुश्किल से उससे बच पाता है। सुअर बिना रुके एक पेड़ को गिराता है और रायो हिम्मत जुटाकर उससे लड़ने का फैसला करता है। वो सुअर के सामने जमीन पर एक बर्फ की लेयर बना देता है जिसमें सुअर फिसल जाता है। जब सुअर तेजी से उसकी तरफ फिसल रहा होता है, रायो कई तेज और नुकीले बर्फ के कांटे बनाता है। आखिर तक पहुँचते सुअर उन आइसिकल्स, जिनको बर्फ के कांटे भी कहते हैं, उनसे टकरा जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। रायो को यकीन नहीं होता कि वो जीत गया। रात को वो मॉन्स्टर वाली किताब देखता है जिसमें लिखा होता है कि सुअर सबसे कमजोर मॉन्स्टर होता है। फिर उसकी नजर किताब के आखिरी 2 पेजेस पर पड़ते हैं। पहला पेज ड्रैगन्स के बारे में होता है जो इतने पावरफुल होते हैं कि एक पूरे शहर को जला सकते हैं, और अगर कोई ड्रैगन दिखे तो तुरंत भागना चाहिए। दूसरा पेज होता है डीमंस के बारे में, ऐसे प्राणी जिनके बारे में कुछ भी पूरी तरह से मालूम नहीं। किताब बस इतना कहती है कि भगवान से प्रार्थना करो कि कभी किसी डीमन से सामना ना हो, क्योंकि अगर हो गया तो वो तुम्हारा अंत है। रायो समझ जाता है कि ये दुनिया काफी
परी है और उसे जल्दी से पावरफुल बनना होगा। अगले दिन वो अपने कपड़े हटा देता है और फुल टार्जन मोड में चला जाता है और फिर से जंगल के अंदर घुस जाता है। इस बार एक एसेसिन हॉक उस पर अटैक करता है और रायो मुश्किल से उसके पहले अटैक से बच पाता है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर हवा में से इनविजिबल विंग स्लैशेस भेजता है और रायो तुरंत समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर उसके लेवल से काफी ज्यादा पावरफुल है। वो तुरंत भागने लगता है और पीछे बर्फ के ब्लॉक्स बनाता है ताकि विंग स्लैशेस को रोक सके। फिर वो उस मॉन्स्टर पर वाटर जेट छोड़ता है, लेकिन एसेसिन हॉक सब कुछ आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो हॉक फुल स्पीड से रायो पर हमला करता है, लेकिन रायो लास्ट मोमेंट पर एक आइस वॉल क्रिएट कर देता है जो उसके अटैक को रोक देती है। टकराने की वजह से उस हॉक की एक आंख चली जाती है और वो इस बार पीछे हटने का फैसला करता है, जो रायो के लिए काफी बड़ा रिलीफ होता है। लेकिन जब वो उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है, रायो अपना डायरेक्शन खो देता है। जब वो अपने घर लौटने की कोशिश करता है तो अचानक उसकी नजर एक चमकदार झील पर पड़ती है, जहाँ पानी के ऊपर एक सरकटा नाइट अपने बिना सर वाले घोड़े के साथ खड़ा होता है। उसे देखकर रायो की छड्डी गीली हो जाती है। तभी वो नाइट अपना ध्यान रायो की तरफ मोड़ देता है। किस्मत से रायो किसी तरह जिंदा घर लौट आता है और उसके बाद भी जंगल को एक्सप्लोर करता रहता है और ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ता है और अपने वाटर मैजिक को मास्टर करता है। रात में वो दोबारा उसी झील पर जाता है जहाँ वो सरकटा नाइट उसका इंतजार कर रहा होता है। रायो को उसकी किताब में ऐसे बिना सर वाले नाइट्स के बारे में कुछ नहीं मिलता और उसे लगता है कि शायद ये इतने हाई लेवल मॉन्स्टर्स है कि उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होता, या शायद उन्हें मॉन्स्टर्स माना ही नहीं जाता। लेकिन ये सब अब मायने नहीं रखता क्योंकि रायो वहाँ लड़ाई के लिए आया है। वो नाइट पर बर्फ की तलवार से अटैक करता है, लेकिन एक भी अटैक उस पर नहीं लगती। उल्टा वो खुद ही बार बार मार खाता है, लेकिन उन्हें अपने आइस शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। आखिर में वो थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन नाइट उस पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो असल में रायो को ट्रेन कर रहा होता है। जब रायो उठता है तब नाइट उसके पास आता है एक चाकू लेकर। वो नाइट उस चाकू पर पानी डालता है और फिर उसे फ्रीज करके एक आइस स्वॉर्ड में बदल देता है। फिर वो तलवार रायो को दे देता है, जिसे देखकर रायो समझ आता है कि नाइट उसे कह रहा है कि वो इस टेक्निक को मास्टर करे। थोड़े ही समय बाद रायो दोबारा उस एसेसिन हॉक से टकराता है जिसे वो पहले लड़ चुका था, लेकिन इस बार वो इवॉल्व हो चुका होता है एक और भी ज्यादा पावरफुल वर्जन में। वो मॉन्स्टर रायो पर विंग स्लैश भेजता है, जिसे वो तुरंत बर्फ की दीवारें बनाकर रोकने की कोशिश करता है। मुश्किल से वो उन अटैक से बच पाता है जो उसके शील्ड को आसानी से छेड़ देता है, क्योंकि इस बार वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है। रायो को मजबूरन भागना पड़ता है और बस हॉक के अटैक्स को ब्लॉक करता रहता है। हॉक अचानक फुल स्पीड से उसकी तरफ आता है, लेकिन रायो मुश्किल से अपने सामने मल्टीपल आइस शील्ड्स बनाकर उसका अटैक रोक लेता है। वो बर्फ के कांटों से हॉक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। तभी हॉक एक सोनिक अटैक करता है जो तुरंत उसके आइस शील्ड्स को कैंसिल कर देता है। रायो समझ जाता है कि अब उसके लिए सिचुएशन खतरनाक हो गई है। फिर हॉक उसे एक जबरदस्त झटका देता है एक बिजली के अटैक से। मॉन्स्टर उस पर हमला करता है सब कुछ खत्म करने के लिए, लेकिन रायो टाइम पर अपने क्रिस्टल स्वॉर्ड निकालकर उसका अटैक रोक लेता है। वो हॉक के इनविजिबल विंड अटैक्स को भी काट के हटा देता है और जब हॉक दोबारा अटैक करता है तो रायो उसके सीने में तलवार घुसा देता है। हॉक जमीन पर गिर जाता है और रायो उसके पास जाता है। वो सोचता है कि वो इस मॉन्स्टर से सिर्फ 2 बार मिला, लेकिन उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है। वो हॉक का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे ताकतवर बनने के लिए इंस्पायर किया। फिर वो तलवार निकाल लेता है ताकि हॉक शांति से अपनी मौत पा सके। रायो घर की तरफ निकलता है, लेकिन उसे हैरान करने के लिए एक ड्रैगन वहाँ आ जाता है। उसे लगता है कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन ड्रैगन टेलीपैथी के जरिए उससे बात करता है। ड्रैगन पूछता है कि क्या उसने एक ब्लैक हॉक देखा था। रायो पैनिक में आ जाता है, सोचता है कि शायद उसने ड्रैगन के किसी दोस्त को मार दिया, लेकिन ड्रैगन काफी कूल निकलता है और रायो के काम की तारीफ करता है। फिर वो पॉइंट करता है कि रायो के पास जो तलवार है वो काफी रेयर है, क्योंकि वो फेरी किंग की तलवार है। रायो को यकीन नहीं होता, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया के बारे में और सीखेगा इस ड्रैगन से, जिसका नाम है लिविंग। वो पूरे दिन बातें करते हैं, लेकिन शाम को ड्रैगन को बुला लिया जाता है और वो रायो से कहता है कि शायद वो दोनों फिर कभी मिलेंगे। दूसरी तरफ एंजल अचानक नोटिस करता है कि उसने रायो के स्टेटस में कुछ डिटेल्स मिस कर दिए थे। पता चलता है कि एंजल के 10,000 साल के कैरियर में रायो दूसरा इंसान है जिसमें एक हिडन ट्रेड मौजूद है, और वो हिडन ट्रेड है इटर्नल यूथ। कुछ हफ्तों बाद रायो को सी फूड खाने का मन करता है, तो वो बीच पे जाता है, लेकिन वहाँ एक जहाज देखकर शॉक हो जाता है। जल्दी ही उसे शिप के पास एक आदमी मिलता है, लेकिन पास जाके रायो को समझ में आता है कि वो जिंदा नहीं है। तभी उसे किसी और आदमी की आवाज आती है और रायो के चेहरे पर रोशनी आ जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब उसने इस दुनिया में किसी और इंसान को देखा है।
एक आदमी जिसका नाम एबल है, उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आता है एक जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर के, जो तूफान के दौरान उसकी शिप पर अटैक करता है, जिसके कारण वो समंदर में गिर जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को रायो के घर में पाता है। वो समझ जाता है कि किसी तरह से उसकी जान बच गई है और तुरंत दूसरों को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल पड़ता है। घर के बाहर जाते ही वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो जगह है कहाँ। तभी अचानक रायो उसके पीछे से आता है। एबल हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी स्किल्ड वॉरियर होने के बावजूद भी रायो की प्रेजेंस महसूस नहीं कर पाता। उसे रायो के कपड़े का स्टाइल भी काफी अजीब लगता है, लेकिन पहले वो तमीज से कुछ नहीं कहता। एबल अपना इंट्रोडक्शन देता है और रायो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। रायो कहता है कि वो सिर्फ उसी को बचा पाया, बाकी सब लोग तो मर चुके थे जब वो वहाँ पहुँचा था। एबल कहता है कि उन लोगों के लिए इतनी चिंता ना करे क्योंकि वो सब स्मगलर्स थे, लेकिन वो और कुछ बताने से पहले ही उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। रायो कहता है कि चलो खाना खाते हुए बात करते हैं और उसे वापस घर ले जाता है। अंदर जाकर एबल सबसे पहले उसके कपड़ों के बारे में बात करता है। रायो कहता है कि उसके पास और कपड़े नहीं है और नए बनाने के लिए जरूरी सामान भी नहीं है। एबल कहता है कि सिंपल सी बात है, कपड़े खरीद लो। फिर तुरंत चुप हो जाता है, सोचता है कि शायद रायो के पास पैसा नहीं है, लेकिन रायो उसे तसल्ली देता है ये कहकर कि इस एरिया में उसके अलावा और कोई नहीं रहता। एबल फिर पूछता है कि क्या रायो खुद के लिए शिकार करता है। रायो हाँ कहता है। एबल ये भी पूछता है कि क्या वो शिकार के लिए सिर्फ चाकू का इस्तेमाल करता है, लेकिन रायो अपना वाटर मैजिक दिखाता है और कहता है कि ज्यादातर शिकार तो वो मैजिक से ही करता है। एबल इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि दुनिया में सिर्फ आधे लोग ही है जो मैजिक का यूज कर सकते हैं और वो उस दूसरे आधे हिस्से में आता है जो नहीं कर सकते। रायो को ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि एंजल ने उससे कहा था कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक का यूज कर पाते हैं। खैर एबल उससे कहता है कि उसे बीच पर चलना है क्योंकि वो कुछ कंफर्म करना चाहता है। रास्ते में वो रायो से कहता है कि अगर कोई खतरा आता है तो पहले वो सामना करेगा। रायो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एबल कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा और वैसे भी तुम ऑलरेडी बहुत मदद कर चुके हो। रायो भी उसकी बात से मान जाता है और जल्दी ही वो दोनों जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वहाँ से सब बॉडीज गायब होती हैं। एबल सोचता है कि या तो मॉन्स्टर्स ने या समंदर ने उन्हें ले लिया। वो फिर रायो का धन्यवाद करता है कि उसने उसे बचा लिया, वरना उसका भी वही हाल होता। एबल कहता है कि वो जो ढूंढ रहा था वो नहीं मिला और अभी के लिए वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता है, लेकिन तूफान के कारण जहाज काफी साउथ की तरफ चली गई थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रायो से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रायो ये सुनकर हैरान हो जाता है। एबल कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए रास्ता ढूंढने के लिए और बदले में वो उसके लिए एक ऐसी नौकरी ढूंढेगा जिससे वो बेहतर जिंदगी जी सके। रायो थोड़ी देर तक एबल के ऑफर के बारे में सोचता है और आखिर में डिसाइड करता है कि वो एबल का गाइड बनेगा और उसे शहर तक ले जाएगा। शाम को वो अपने गार्डन को देखता है जो उसने काफी मेहनत से उगाया था और थोड़ा उदास हो जाता है ये सोचकर कि अब उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। रात को वो एबल से कहता है कि वो किसी से अलविदा कहने जा रहा है। एबल थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि वो इस वक्त किससे मिलने जा रहा होगा, पर वो यही उसका इंतजार करने का फैसला करता है। इसी बीच रायो जाता है झील की तरफ सरकटे नाइट से मिलने के लिए और उसे बताता है कि वो काफी लंबे समय के लिए जंगल छोड़कर जा रहा है। वो नाइट का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे लड़ना सिखाया, फिर अपनी चाकू निकालता है और कहता है कि आज रात वो और ज्यादा मेहनत से लड़ेगा। नाइट भी अपनी तलवार निकाल लेता है और रायो उस पर हमला करता है। अपने जबरदस्त स्ट्राइक से उसे पीछे धकेल देता है। लंबी और मुश्किल फाइट के बाद रायो थक जाता है और नाइट वापस झील में चला जाता है। रायो एक बार फिर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन नाइट कुछ नहीं कहता। पर जैसे ही वो अपने जगह पर पहुंचता है, वो मुड़कर देखता है और पानी के अंदर से एक मैजिक सूट समन करता है फेयरवेल गिफ्ट के रूप में। रायो इमोशनल हो जाता है ये गिफ्ट देखकर और फिर से उसका शुक्रिया कहकर वापस घर लौट आता है। अगली सुबह रायो और एबल अपने जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। रायो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता है उस जगह को छोड़ने के बारे में जहाँ उसने इतना समय बिताया था। जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद उनका सामना एक जंगली सुअर से हो जाता है। एबल कहता है कि वो इसे संभालेगा। वो अपनी तलवार लेकर सुअर की तरफ दौड़ता है और एक कॉम्बैट स्किल का यूज करके बेचारे जानवर को डोनट बना देता है। रायो हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये कॉम्बैट स्किल्स क्या होते हैं। एबल समझाता है कि जो लोग हथियारों से लड़ते हैं वो कॉम्बैट स्किल्स का यूज करते हैं। रात को वो एक पेड़ के अंदर कैंप लगाते हैं और अगले दिन जंगल में अपने जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में उनका सामना कुछ लिजर्ड मैन से होता है जो एक दलदल में होते हैं। एबल डिसाइड करता है कि उन्हें रास्ता बदल देना चाहिए क्योंकि ये लोग काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन रायो महसूस करता है कि लिजर्ड मैन अब भी उनका पीछा कर रहे हैं और एबल फाइट के लिए रेडी हो जाता है। रायो उससे कहता है कि उनकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए वो भी मदद करने के लिए मैजिक का यूज करेगा। एबल सोचता है कि रायो बिना स्टाफ के मैजिक कैसे करेगा, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब रायो एक साथ कुछ बर्फ के कांटों से 4 लिजर्ड मैन को हरा देता है। फाइट के बाद एबल उससे पूछता है कि उसने कौन सा स्पेल यूज किया था। रायो कहता है कि ये तो सिंपल आइसिकल लेंस अटैक था। एबल बताता है कि उसके कुछ दोस्त जो विंड मैजिक यूजर है वो एक बार
में सिर्फ एक ही अटैक कर पाता है, लेकिन रायो ने एक साथ 4 कर दिए। रायो कहता है कि शायद ये विंड मैजिक का लिमिटेशन हो, क्योंकि वाटर मैजिक में तो ये काफी नॉर्मल है। एबल फैसला करता है कि वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा और कहता है कि चलो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले रायो बर्फ से 2 ग्लासेस बनाता है और उनमें पानी समन करता है। एबल नोटिस करता है कि इस बार रायो ने अलग मंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन रायो बात को छुपाता है और कहता है कि शायद पिछली बार उसने गलत सुना होगा। इसके बाद एबल रायो को एक कॉइन देता है और रायो एक्साइटेड होकर कहता है कि ये पहली बार है जब उसने असली पैसा देखा है। एबल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रायो गरीब है, लेकिन इतना गरीब होगा उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। फिर एबल रायो को बताता है कि सेंट्रल प्रोविंस में 3 बड़े देश है, किंगडम ऑफ नाइटली, देबुही एम्पायर और हैनलिव फेडरेशन। रायो देबुही एम्पायर का नाम सुनते ही उस पर थोड़ा मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि उसे वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब तक वो उस भड्डे नाम के बारे में बोलता रहता है, तब तक वो लोग एक बड़े से खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। अचानक से उनके पास एक पत्थर अपने आप हिलता हुआ दिखता है और एबल तुरंत अपनी तलवार से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। रायो भी तुरंत एक वाटर शील्ड बनाता है जो उनकी तरफ आ रहे पत्थरों को रोक लेता है। एबल को समझ आता है कि वो लोग रॉक गोलेम्स के घोंसले में घुस गए हैं। रायो पूछता है कि गोलेम्स क्या ज्यादा इंसानों जैसे नहीं होते, पर एबल बिना जवाब दिए पहले उनसे निपटने का फैसला करता है। वो सबसे पास वाले गोलेम की तरफ दौड़ता है और उसमें एक बड़ा होल कर देता है, लेकिन गोलेम तुरंत अपनी चोट को भर लेता है और पलटकर अटैक करता है। एबल पीछे हट जाता है और कहता है कि उनके अटैक्स गोलेम्स पर असर नहीं करेंगे। तभी रायो को एक आइडिया आता है। वो हवा में एक बड़ा सा आइस क्यूब बनाता है और उसे गोलेम के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो कुचल जाता है। एबल हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसे स्पेल नहीं देखे थे। रायो इस टेक्निक का इस्तेमाल कुछ और बार करता है और बाकी गोलेम्स को भी हरा देता है। उसके बाद उन्हें एक स्पेशल रॉक गोलेम मिलता है जिसके पास एक बड़ा मैजिक स्टोन होता है। एबल कहता है कि ये काफी महंगा बिक सकता है। रायो कहता है कि उसका मन है बाकी गोलेम से भी मैजिक स्टोन निकालने का, लेकिन वो सब आइस के नीचे दबे हुए हैं और या तो वो काफी लेजी है या इतने समझदार नहीं है कि बस आइस को पिघला ले। फिर वो लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और जल्दी ही एक बड़ा सा मगरमच्छ वाला मॉन्स्टर उनके सामने आता है। एबल कहता है कि ये एक बहमौत है, एक रेयर और पावरफुल मॉन्स्टर जो उसने पहले कभी नहीं देखा। रायो पूछता है कि क्या उन्हें इसका शिकार करना चाहिए, लेकिन एबल कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तभी कुछ ड्रैगन्स भी वहाँ आ जाते हैं और रायो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उन्हें मॉन्स्टर्स के बीच एक बैटल देखने को मिलेगा। जल्दी ही ड्रैगन्स मैजिक से पत्थर बरसाते हैं बहमौत पर, लेकिन बहमौत सिर्फ एक जोर से दहाड़ता है, जिससे उनका मैजिक कैंसिल हो जाता है और ड्रैगन्स नीचे गिर जाते हैं। रायो एबल से कहता है कि वो बड़ा मॉन्स्टर शायद मैजिक कैंसिलेशन स्किल का यूज कर रहा था। बाद में जब वो डिनर कर रहे होते हैं, एबल रायो से उस मैजिक कैंसिलेशन स्किल के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने सिर्फ कुछ डंजन्स में ऐसे ट्रैप्स के बारे में सुना था जो ऐसा कर सकता है। रायो डंजन्स के बारे में सुन के एक्साइटेड हो जाता है और एबल उसे बताता है कि जहाँ वो लोग जा रहे हैं, लियोन सिटी, वहाँ एक डंजन है। रायो गुस्सा हो जाता है कि एबल ने ये इम्पोर्टेंट बात उसे पहले क्यों नहीं बताई और पूछता है कि क्या वो कुछ और भी छुपा रहा है। तो एबल उसे पूछता है कि कम से कम उसे ड्वार्फ्स और एल्व्स के बारे में तो पता ही होगा। रायो कहता है कि बिल्कुल नहीं भाई, तुम जल्दी बताओ। कुछ दिन बाद वो लोग एक पहाड़ तक पहुंच जाते हैं और रायो कहता है कि पहाड़ों के उस पार उन्हें कोई शहर या गांव मिल जाएगी। एबल उससे पूछता है कि वो इतना श्योर कैसे है और रायो सोचता है कि क्या उसे बताना चाहिए कि उसकी मुलाकात एक ड्रैगन से हुई थी जिसने इस दुनिया के बारे में उसे काफी कुछ बताया था, पर वो फैसला करता है कि ये बात सीक्रेट ही रखेगा और कहता है कि ये ज्ञान इंसानों के समझ से बाहर है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब एक पावरफुल मॉन्स्टर जिसका नाम ग्रिफिन है आसमान से उनकी तरफ आता है, तो रायो और एबल दोनों घबरा जाते हैं। एबल की रूह कांप जाते हैं, लेकिन रायो जल्दी से सिचुएशन को संभाल लेता है। वो एक मीट का टुकड़ा हवा में उछाल देता है। एबल भी इसकी कॉपी करता है और ग्रिफिन दोनों मीट के टुकड़ों को अपने मुंह में लेकर उड़ जाता है। मॉन्स्टर के चले जाने के बाद दोनों चैन की सांस लेते हैं और इस बात को मानते हैं कि अगर उन्होंने उस जैसे पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट किया होता तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचते। जब सफर आगे बढ़ता है, एबल कहता है कि पिछले 100 सालों में किसी भी इंसान ने बेहेमोथ से ग्रिफिन्स को नहीं देखा। शायद ये ऊंचे पहाड़ उन मॉन्स्टर्स को इंसानों तक आने से रोक रहे हैं। ये बात रायो को याद दिलाती है कि जिन ड्रैगन्स ने बेहेमोथ से फाइट की थी वो नॉर्थ से आए थे। इसका मतलब है कि उनका घोंसला पास में ही कहीं है और रायो सही निकलता है। कुछ देर में उन्हें कुछ ड्रैगन्स देखते हैं जो एक मॉन्स्टर को खा रहे होते हैं। रायो उनसे लड़ना चाहता है, लेकिन एबल कहता है कि इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन से लड़ने के लिए कम से कम 20 एडवेंचर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए होता है। रायो कहता है कि फ्यूचर में उन्हें ऐसे कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा और पूछता है कि अगर वो ड्रैगन्स को जमीन पर रोक दे तो क्या फायदा होगा। एबल हाँ में जवाब देता है, कहता है कि अगर क्लोज कॉम्बैट में लड़ाई की तो वो एक को हरा सकता है।
रायो तुरंत बाहर जाता है और दिखावे के लिए एक स्पेल बोलने लगता है, सिर्फ इसीलिए कि वो 4 आइसिकल समन कर सके जो ड्रैगन्स के पंख में घुस जाते हैं। एबेल इस मौके का यूज करता है और उनके दिमाग पे सीधा अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन फिर 2 और ड्रैगन्स वहाँ आ जाते हैं। रायो इस बार बिना कोई मंत्र कहे आइसिकल से उन्हें नीचे गिरा देता है और एबेल को शक होने लगता है। फिर भी वो दोनों मिलकर उन ड्रैगन्स को हरा देते हैं, उनके मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करता है और नॉर्थ डायरेक्शन में अपना सफर जारी रखता है। जल्द ही वो लोग पहाड़ क्रॉस कर लेते हैं और एक हरियाली से भरे जगह में पहुंच जाते हैं। एबेल हैरान होता है कि उन्होंने सिर्फ ड्रैगन से फाइट नहीं की, बल्कि उनके पास इतने सारे मैजिक स्टोन्स भी है जो एम्पायर पहुंचने के बाद काफी पैसे ला सकता है। तभी रायो क्यूरियस होता है और पूछता है कि वो लोग कौन से देश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसे कोई भी देश चलेगी, बस देबुही एम्पायर नहीं। एबेल बताता है कि देबुही एम्पायर थोड़ा और नॉर्थ में है और ये सुनकर रायो रिलैक्स फील करता है। एबेल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और रायो से पूछता है कि क्या उसे उस देश से कोई प्रॉब्लम है। रायो जवाब देता है कि ना तो उसे उस देश से कोई दिक्कत है और ना ही वहाँ के लोगों से, लेकिन उस देश का नाम इतना क्रिंज लगता है कि वो उसे जुड़ना ही नहीं चाहता और एबेल को ये काफी अजीब लगता है। अचानक रायो दूर एक रास्ता देख लेता है और जैसे वो देखता है कि वो रास्ता ईस्ट से वेस्ट तक जा रही है, एबेल को एहसास होता है कि जिस पहाड़ को उन्होंने अभी क्रॉस किया है वो नॉर्मल नहीं थी। लेकिन जब रायो उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, एबेल कहता है कि कुछ नहीं और बोलता है कि ये रोड एक शहर तक ले जाएगी। रायो एक्साइटेड हो जाता है सिर्फ इस बारे में सोच के कि उसे बेड पे सोने को मिलेगा और एबेल उसे रेकमेंड करता है कि शहर का खाना जरूर ट्राई करे। रात तक वो शहर पहुंच जाते हैं और एक होटल में डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ एबेल सजेस्ट करता है कि रायो को एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि गिल्ड लाइसेंस उसके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करेगा और अगर उसके पास गिल्ड लाइसेंस होगा तो नए शहर में जाते वक्त उसे कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वो रायो को याद दिलाता है कि जब वो लोग इस शहर में आए थे तब उसने उसके लिए एक सिल्वर कॉइन दिया था टैक्स के रूप में। रायो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम हर छोटी छोटी बात का हिसाब रखोगे? दोस्ती में भी पैसे गिन रहे हो क्या? एबेल थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है रायो के इस बिहेवियर से। फिर भी वो अपनी बात कंटिन्यू करता है और बताता है कि अगर रायो गिल्ड का मेंबर बन जाता है तो गिल्ड उसके मैजिक स्टोन्स और दूसरे चीजों को अच्छे कीमत में खरीदेगी। वो समझाता है कि सिर्फ एल्केमिस्ट से उन चीजों का सही यूज कर सकता है और रायो क्यूरियस हो जाता है उनके बारे में और जानने के लिए, लेकिन उसे सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि तभी वे त्रेस उसका खाना ले आते हैं और रायो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता जब वो देखता है करी राइस की प्लेट। रायो ये सोचने लगता है कि इस दुनिया में करी राइस कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ जापान में ही मिलता है और वो थोड़ा एक्साइटेड था वैसा कुछ टेस्ट करने के लिए। करी का टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही था, डिलीशियस और नॉस्टैल्जिक जैसे वो जापान में खाता था। रायो तुरंत पूरी प्लेट खत्म कर देता है और दोबारा करी ऑर्डर करता है। अगली सुबह रायो बस करी की तारीफ करता जा रहा होता है और कहता है कि ये भी एक मजेदार चीज थी जो एबेल ने उसे छुपा के रखी थी। वो मजाक में कहता है, भाई अब तो तुम अपने सारे सीक्रेट्स मुझे बता दो। एबेल ये सुनकर थोड़ा शॉक रह जाता है, लेकिन रायो सिर्फ ये जानना चाहता था कि टाउन में सबसे बेस्ट मिठाइयों की दुकान कौन सी है। एबेल थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि उसे स्वीट्स पसंद नहीं, पर रायो ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। खैर वो लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं और जल्दी ही लियोन सिटी पहुंच जाता है, जो बड़ी बड़ी गेहूं के खेत से घिरा होता है। जब वो लोग शहर के गेट तक पहुंचते हैं, गार्ड निमर एबेल को पहचान लेता है और उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट आई थी। एबेल उससे कहता है कि काफी कुछ हुआ, लेकिन वो वापस घर आ गया रायो की वजह से। निमर रायो का शुक्रिया अदा करता है उसके दोस्त की जान बचाने के लिए, फिर एक्साइटेड होकर उसे हाथ मिलाता है और एबेल के साथ बातें करने लगता है। शहर के अंदर आने के बाद एबेल रायो से कहता है कि उन्हें सीधा गिल्ड जाना चाहिए, क्योंकि उसके होने की वजह से रायो को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तुरंत एक हाई रैंक मिल सकता है। वो समझाता है कि आमतौर पे नए एडवेंचरर्स को F रैंक दिया जाता है जब वो रजिस्टर करता है, लेकिन अगर कोई B रैंक या उससे ऊपर का एडवेंचरर उनके लिए अच्छा बोल दे तो उनका रैंक तुरंत D तक बढ़ जाता है। वो लोग गिल्ड पहुँचते हैं और सब लोग एबेल को वापस देखकर खुशी से हैरान हो जाते हैं। लोग उसे खेल लेते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो और रायो खुश होता है देखकर कि एबेल के इतने लोग परवाह करते हैं। रायो डिसाइड करता है कि एबेल को ये मोमेंट एंजॉय करने देना चाहिए और थोड़ी देर के लिए बाहर ताजी हवा लेने निकल जाता है। वो वॉक कर रहा होता है, तभी अचानक उसकी मुलाकात एक एल्फ से हो जाती है। जहाँ रायो उसके नुकीले कानों और सुंदर चेहरे से अट्रैक्ट हो जाता है, वही एल्फ लड़की भी उसके आउटफिट को देखकर उस पर से नजर नहीं हटा पाती। वो पहचान लेती है कि रायो ने फेरी किंग का कोट पहना है और कहते हैं कि फेरी किंग को रायो बहुत पसंद होगा जो उसने उसे ऐसा गिफ्ट दिया। रायो को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रही है। फिर एल्फ लड़की कहती है कि वो आज जल्दी में है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनकी मुलाकात फिर कभी हो। रायो वही खड़ा कंफ्यूज रहता है। तभी एबेल बाहर आता है उसे ढूंढते हुए और कहता है कि अंदर चलो। वो रायो का सबके सामने इंट्रोडक्शन करता है उस आदमी के रूप में जिसने उसकी जान बचाई थी। सब लोग रायो का शुक्रिया अदा करते हैं एबेल को बचाने के लिए और रायो को ये अटेंशन पसंद आने लगता है। उसके बाद एबेल रायो को फ्रंट डेस्क पर ले जाता
है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे डी रैंक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर किया जाए अपनी रिकमेंडेशन पर। रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एबेल की पार्टी में से किसी ने कभी किसी को रेकमेंड नहीं किया। एबेल कहता है कि रायो एक स्पेशल बंदा है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि फिर भी रायो को अपनी ताकत का प्रूफ देना पड़ेगा रैंक बढ़ाने के लिए। एबेल बोलता है कि वो इस बारे में सीधा गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों से कहता है कि थोड़ी देर वेट करे और जल्दी ही गिल्ड मास्टर हुक भागते हुए आते हैं जैसे उन्हें पता चलता है कि एबेल वापस आ गया है। एबेल उनका इंट्रोडक्शन रायो से करवाता है और कहता है कि वो चाहता है रायो रैंक कप एग्जाम दे। हुक कहता है कि उन्हें उसकी ताकत टेस्ट करनी पड़ेगी। एबेल जवाब देता है कि रायो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, जो हुक को विश्वास नहीं होता। अपनी बात को प्रूव करने के लिए एबेल हुक को सारे मैजिक स्टोन्स दिखाता है जो उन्होंने ड्रैगन से कलेक्ट किए थे और हुक लिटरली शॉक में आ जाता है। वो कहता है कि इतने सारे मैजिक स्टोन्स का मतलब है कि उन्होंने इतने ड्रैगन्स मार गिराए कि पूरा देश भी तबाह हो सकता था। एबेल बताता है कि मॉन्स्टर के हमले के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ये सब मेलेफिक माउंटेन्स के साउथ डायरेक्शन में से जमा किए हैं। रायो क्यूरियस हो जाता है कि क्या इस माउंटेन का नाम कोई खास मायने रखता है और हुक कहता है कि उसने आज तक किसी भी इंसान को मेलेफिक माउंटेन्स को सही सलामत पार करते हुए नहीं सुना। वो कहता है कि ये जगह इतनी खतरनाक है कि सबसे हाई रैंक वाले एडवेंचरर्स भी बिना किसी खास वजह के उधर नहीं जाते। उसे इस बात पे यकीन नहीं होता कि रायो और एबेल इतिहास के पहले लोग हैं जो ऐसा करने में सफल हुए हैं और वो तुरंत बिना किसी टेस्ट के रायो का रैंक बढ़ाने के लिए राजी हो जाता है। तभी एबेल की पार्टी अंदर आ जाती है और सब लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। गिल्ड मास्टर उन्हें कहता है कि वो अपने दोस्तों से मिल ले जब तक वो रायो को बाहर ले जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। रायो उसके पीछे चलता है लेकिन एबेल उससे कहता है कि जब काम हो जाए तो रिसेप्शनिस्ट के डेस्क के पास रुकना क्योंकि वो उसे एक खास जगह दिखाना चाहता है। इसके बाद हुक रायो को अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि एबेल की पार्टी जिसका नाम है क्रिम्सन स्वॉर्ड उनके सबसे ताकतवर और मशहूर पार्टीज में से एक है। रायो इस पर ज्यादा हैरान नहीं होता बल्कि वो सोचता है कि क्या वो वाकई डी रैंक का हकदार है बिना किसी टेस्ट के। हुक कहता है कि वो जानता है कि एबेल टैलेंटेड है लेकिन वो भी अकेले एक ड्रैगन को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसका मानना है कि रायो ने भी काफी हद तक उससे लड़ाई की होगी जिसके कारण उसे डी रैंक दिया जाता है। तब रिसेप्शनिस्ट नीना ऑफिस में आती है रजिस्ट्रेशन का सामान लेकर। हुक कहता है कि उसके पास बहुत काम पड़ा हुआ है इसीलिए रायो का रजिस्ट्रेशन नीना करेगी। नीना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बेसिक इंटरव्यू के सवालों से शुरुआत करते हैं। फिर वो बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद 1 साल तक रायो गिल्ड में ही रह सकता है लेकिन उसके बाद उसे अपना नया घर ढूंढना पड़ेगा। फिर वो बताते हैं कि नए एडवेंचरर्स के लिए एक डंजन एक्सप्लोरेशन कोर्स भी होता है जो गिल्ड करवाता है। रायो तुरंत कहता है कि उसे वो कोर्स ज्वाइन करना है। नीना कहती है कि उसे 2 दिन बाद सुबह 9 बजे मीटिंग हॉल में आना है। रायो हैरान हो जाता है ये सुन के कि यहाँ खरिया भी होते हैं। फिर वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करते हैं और रायो से कहते हैं कि अपना हाथ क्रिस्टल पर रखे। जैसे ही रायो हाथ रखता है वो उसके बायोमेट्रिक स्कैन करते हैं और डेटा को ऊपर रख के मेटल प्लेट पर ट्रांसफर करते हैं जिससे उसका गिल्ड कार्ड बन जाता है। नीना उसे बधाई देती है कि अब वो ऑफिशियली गिल्ड का मेंबर है। उसके बाद दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद एबेल रायो को शहर की सैर करवाता है ये कहकर कि वो उसके लिए नए कपड़े और एक स्टाफ लेना चाहता है उसकी यात्रा में मदद करने के लिए। रायो नए कपड़ों से खुश होता है लेकिन स्टाफ को लेके थोड़ा कंफ्यूज होता है। एबेल कहता है कि सभी मैजिशियंस को एक स्टाफ चाहिए होता है लेकिन रायो उससे कहता है कि वो बिना किसी स्टाफ के भी मैजिक यूज कर सकता है और जब उसे क्लोज रेंज में लड़ना पड़ता है तो वो तलवार का इस्तेमाल करता है इसीलिए स्टाफ उसके किसी काम का नहीं है। एबेल ये सुनकर हैरान हो जाता है पर और भी हैरान तब होता है जब रायो कहता है कि उसका वो छोटा सा चाकू ही उसकी असली तलवार है। फिर रायो कहता है कि उसे स्टाफ या कपड़ों से ज्यादा एक जरूरी चीज चाहिए इस दुनिया के बेसिक ज्ञान की। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि इस दुनिया में घंटे दिन हफ्ते और महीने वैसे ही है जैसे धरती पर होते हैं। अब उसे पक्का लगता है कि कोई धरती से यहाँ आया था और उसने यहाँ के सिस्टम को बदला इसीलिए यहाँ की चीजें इतनी सेम टू सेम लगती हैं। तभी एबेल दुकान से लौटता है जहाँ उसने रायो के लिए सामान खरीदा था। फिर कहता है कि आज का मेन इवेंट अभी बाकी है। वो रायो को एक बड़े होटल ले जाता है जहाँ उसके गिल्ड के सभी दोस्त उसके सुरक्षित लौटने की पार्टी मना रहे होते हैं और रात भर सेलिब्रेशन चलता है। अगली सुबह नीना रायो को लेने आती है उस जगह ले जाने के लिए जहाँ उसे अब रहना है। वो उसे एक रूम में ले जाते हैं जहाँ 2 नए एडवेंचरर्स ऑलरेडी रह रहे होते हैं। ब्राउन बालों वाला लड़का अपना नाम नील्स बताता है और ब्लॉन्ड लड़का इतो। दोनों रायो का स्वागत करते हैं। जैसे ही नीना चली जाती है नील्स तुरंत उसकी तारीफ करने लगता है और कहते हैं कि उसे वो पसंद है। इतो उसे बोलता है कि सपने देखना अच्छी बात है लेकिन जमीन पे रहना भी जरूरी है। फिर वो रायो से बातें करता है कि गिल्ड के हॉल में सब कैसा चल रहा है। तभी नीना एक और नए एडवेंचर के साथ रूम में वापस आते हैं जो थोड़ा घबराया हुआ अपना इंट्रोडक्शन आमन के रूप में देता है और फिर चारों लड़के जल्दी ही एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना है एंड कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये एनिमे कैसा लगा और अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए देन हर रोज की तरह 500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं उसे भी पूरा कर देना। और हाँ ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि पिछले
पिछले वीडियो में रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आया था तो मैं थोड़ा डिस्प्रेशन पे था। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल टाइप के नए नए एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो और तुम चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी सारे नए एनिमेस कवर करके रखे हैं। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।